नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब मंत्री पद में कौन शामिल होगा, मसलन ये कि राज्य सरकार में एक मौजूदा मंत्री जो पद खाली है और दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी के सांसद बनने के बाद जो मंत्रिमंडल में एक पद और खाली होगा, तो दो पदों के लिए दावेदार की जो संख्या है वो लगभग 1 दर्जन है। कैसे समावेश बैठाया जाएगा, किन किन समीकरण के जरिए मंत्रिमंडल में 2 लोगों को शामिल किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने और केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। 2 अनार कई दावेदार की स्थिति में मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती है कि किसे और किस समीकरण के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दरअसल रायपुर दक्षिण से विधायक और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक तो वहीं पहले गठित मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त को मिलाकर कुल 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। मंत्रिमंडल गठन और समीकरण के सवाल पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कहते हैं कि अभी इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ में भी दो मंत्री पद है, 2 मंत्री पद छत्तीसगढ़ में खाली होने वाले हैं। 2 मंत्री पद छत्तीसगढ़ में खाली। वो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। बात उन नाम और समीकरण की करें जिसके तहत मंत्री बनाए जाने हैं, तो उनमें ओबीसी वर्ग से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पहली बार के विधायक गजेंद्र यादव का नाम शामिल है। तो वहीं सामान्य वर्ग से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़त, राजेश अग्रवाल, सुशांत शुक्ला का नाम शामिल है। वहीं एसटी वर्ग से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व सांसद गोमती साय, तो वहीं एससी वर्ग के वरिष्ठ विधायक डोमल लाल कोरसेवाड़ा, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, युवा विधायक गुरु खुशवंत साहिब के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। दरअसल 2 अनार कई दावेदार की स्थिति पर कांग्रेस जमकर तंज कस रही है। अब इंतजार करिए। मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मगर प्रदेश में दावेदारों की संख्या किसी चुनौती से कम नहीं है और शायद यही वजह है कि विधायक और मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी जल्दी की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है और किस समीकरण के तहत किसे शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो देख लीजिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में 2 पदों के लिए, 2 मंत्री के लिए दावेदारों की फहरिस्त लंबी है। किसे शामिल किया जाएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, 2 अनार कई दावेदार, कैसे साध पाएंगे आप लोग? कैसे मंत्रिमंडल में 2 लोगों को शामिल करेंगे तब जब दावेदारों की सूची कम से कम 6 से 8 नामों तक जाके टिक जाती है? राजीव जी। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसमें हर कार्यकर्ता को जो जवाबदारी दी जाती है कार्यकर्ता उससे पूरा करते हैं। अब कार्यकर्ता यदि विधायक है, अगर उससे कहा जाए कि आपको मंत्री बनना है तो सहर्ष स्वीकार करेंगे। यदि कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, उसे बूथ मैनेजमेंट का काम दिया जाता है तो वो काम करेगा। तो इसमें तो पार्टी, हमारी जो पार्टी की जो संरचना है, जो अभी जो पिरामिड बना हुआ है, उसमें जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाएगा, बिल्कुल ये मानवीय गुण है कि सबको आकांक्षा रहती कि वो मंत्री बने, लोगों की सीधे तौर पर सेवा करे। पर उसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है कि जिसे दिया जाएगा वो उसको सहज स्वीकार करेंगे और जिसे नहीं दिया जाएगा उसको लेके कोई इसमें कोई दुख की बात नहीं होगी या उसको लेकर कोई राग नहीं आलापेंगे जैसे दूसरी पार्टियों में है। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री जी और पार्टी के आलाकमान के नेता तय करेंगे कि किसे देना चाहिए। वैसे सरकार का जो मुख्य ध्येय है डॉक्टर साहब, कि सरकार अच्छे से चले, गुड गवर्नेंस पर चले, उसके लिए भी ट्रेनिंग हुई, आपने देखा। सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करे, वो सबसे बड़ी बात है। तो सरकार का ये दायित्व है, चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार अच्छे से चलेगी, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी यही सवाल लेके आपके पास आता हूँ। हालांकि सवाल विशुद्ध रूप से बीजेपी का इंटरनल मामला है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन समीकरण कुछ इशारा करते हैं। संख्या केवल 2 है,
एक वो भी बृजमोहन जी के इस्तीफा देने के बाद 2 पद खाली होगा, दावेदार आधे दर्जन से ज्यादा हो चुके हैं, कैसे समावेश हो पाएगा? आप लोग अभी भी 5 साल सरकार चला के सत्ता से बाहर हुए, बड़ा अनुभव है आप लोगों को, जरा जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, कैबिनेट का गठन जो है मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और उसमें एक अपेक्षा जो है होती है जनता के कि नेता जो है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके क्षमता, योग्यता और अनुभव को भी एक पैमाना माना जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है, जिस तरह से हम दो और हमारे दो के द्वारा रिमोट से छत्तीसगढ़ की सरकार चलाया जा रहा है, तो योग्यता को दरकिनार देखिए, ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है अवधेश जी। आप देख रहे हैं कि अजय चंद्राकर जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, उनका अनुभव, उनकी योग्यता और उनमें जो क्षमता है वो भी आपने देखा है। जिस तरह से उसको बाईपास किया गया, जिस तरह से आप अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, पुन्नोलाल मोहिले जैसे कद्दावान पूर्व मंत्री यहाँ पर हैं, जो आदिवासी में वर्ग में मैं समझता हूँ कि सबसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में ननकीराम कंवर है। उनकी भी दावेदारी थी, उनकी भी इच्छा थी और जन अपेक्षा थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो जन समर्थन मिला, इनके नेताओं का जो व्यक्तित्व है, जो क्षमता है, जो योग्यता है, उनको जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक परंपरा रही है, ऐसे उसका खामियाजा भी प्रदेश की जनता भोग रही है। अब देखिए, गृह मंत्री जो है पहली बार के विधायक को बना दिया गया। पिछले 6 महीने में प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, आज तक कभी छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं रही, इतिहास नहीं रहा। आज जो बलौदा बाजार में जो हुआ, निश्चित तौर पर प्रशासनिक फेलवर है। और जो 15 दिन से आंदोलित थे जो समाज, उनसे चर्चा करके ऐसे चीजों को रोका जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ सलाह और सुझाव की तो कोई गुंजाइश नहीं है। वहां से रिमोट से सरकार चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी बंद करे और जो योग्य है, चाहे अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, चाहे कि ननकीराम कंवर हो, अमर अग्रवाल जैसे अनुभवी लोग हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है राजीव जी, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला यह कि राजीव जी जितनी आसानी से समीकरण समझा रहे हैं, क्या आपका अनुभव कहता है कि इतना ही आसान पिच है जिस पर तय कर दिया जाएगा कि अमुक अमुक 2 लोग मंत्री होंगे? दूसरा ये कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि क्षमता, योग्यता, अनुभव, इन तीनों चीजों को ध्यान रख के नामों को शामिल करना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए। जब आप विशेष टिप्पणी इन दोनों सवालों पर कर दीजिए बाबूलाल जी। देखिए, बहुत सारी एस्पेक्ट्स जो है, बहुत सारा इससे जुड़ते हैं। आपको ये एक सामान्य वर्ग का मंत्री हटेगा तो हो सकता है उस रूप में सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति को लिया जाए, और एक मंत्री बढ़ाना है वो किसी को भी लिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक अलग मत है। इस वक्त हाईकमान नए नए प्रयोग कर रहा है, नए चेहरों को मौका दे रहा है। मुझे लगता है ये दोनों मंत्री पद जो है नए चेहरों को न चला जाए, और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार नहीं होंगे जो उनकी सरकार चलाने में मददगार ना हो, बल्कि परेशानी का सबब बन जाए। तो निश्चित रूप से नए चेहरे जो है वो कारगर होंगे, और फिर भावी पीढ़ी के लिए जो है लोगों को तैयार करना है। तो जिन लोगों ने आज तक मंत्री पद संभाला है, उन्हीं को अगर मंत्री पद मिलेगा, तो रिपीटेशन अगर होगा तो किसी को सीखने का मौका कब मिलेगा? ये सोच जो है हाईकमान की मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। आज भी देख लीजिए आप, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मैक्सिमम लोग नए हैं, पुराने लोगों की समावेश भी है, लेकिन नए लोगों की भी बहुतायत है। ये जो प्रयोग करने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं इन 2 मंत्री पद के इसके में प्रयोग में ना आ जाए। प्रशांत शुक्ला, गजेंद्र यादव जो नाम बताया जा रहा था, या और कोई नया इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो जातिगत समीकरण में फिट बैठता हो, उसको जो है जैसे लिया जाए, किसी भी तरीके से जो है उसको से एडजस्ट किया जाए। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि अगर नए को चेहरे को देना है, बृजमोहन सामान्य वर्ग से हैं, तो प्रशांत शुक्ला भी सामान्य वर्ग से हैं, वो दिया जा सकता है। और एक जो है गजेंद्र यादव नया ओबीसी का चेहरा दिया जा सकता है। साहू चेहरे में तोखन साहू जो है केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ये सारी चीजें समीकरण देख करके जो है ये निर्णय लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अब ऐसा सोचना गलत है कि जिन लोगों ने सीनियरिटी के साथ में काम किया हुआ है उनको वही बार बार रिपीट किया जाए। नए नए प्रयोग भी होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि नए प्रयोग होने चाहिए। और जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में हो या देश में हो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, बताने के लिए काफी है कि कुछ भी मतलब किसी भी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है।
राजीव जी मैं आपके पास लौटता हूं, जरा सुरेंद्र जी के गंभीर आरोपों का जवाब दे दीजिएगा कि साहब आपकी सरकार रिमोट से चल रही है, क्षमता योग्यता और अनुभव, मैं सुरेंद्र जी की बातों को कोट कर रहा हूं कि क्षमता योग्यता अनुभव दरकिनार होगा, केवल ऊपर से नाम बताया जाएगा, आप लोग उसकी ताजपोशी कर देंगे। जरा जवाब दीजिए। देखिए, बड़ा अजीब लगता है कि सुरेंद्र भाई अभी चुनाव के पहले हम जिन नेताओं को उन्होंने अपने मुखश्री से नाम लिया उनको अयोग्य कहते थे, अब बाजी पलट गई, सरकार हमारी उन्हें योग्य बतला रहे हैं। ननकीराम कंवर जी चुनाव नहीं अपना जीत पाए लेकिन उनका सम्मान बरकरार है, उनको मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, चाहे ननकीराम कंवर जी हो, अमर अग्रवाल जी हमारे ज्येष्ठ नेता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस को पेट दर्द की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्री परिषद बनाने का जो पूरा सिस्टम है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जो हमारे केंद्र में जो नेतृत्व बैठता है वो मिलकर तय करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इतना इनका गुणगान कर रही है तो मैं सुरेंद्र भाई को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि योग्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको भरोसा रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 15 वर्षों में चलाया है, जिस प्रकार से अमर अग्रवाल जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने शानदार सिस्टम को डेवलप किया, वर्किंग गवर्नेंस लाया है, एक वर्किंग एनवायरमेंट लाया है, वो कार्य क्षमता नए लोगों में भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती है, नवोदित कार्यों को आगे बढ़ाती है। तो हमने लोगों को अगर सस्ता चावल का एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से 2 रुपए किलो चावल हो, हमने जिस प्रकार से आवास क्रांति की, हमने जिस प्रकार से सड़कों की श्रृंखला शुरू की, जिस प्रकार से ये राज्य अब पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आगे भी नवाचार होता रहेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मंत्री बने, चाहे यादव जी बने, चाहे अमर अग्रवाल जी बने, कोई भी बने, वो भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता होगा और उसके अंदर वो शिक्षा दीक्षा है कि प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे लेकर जाएं। और जो हमारा मूल ध्येय है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संस्कार है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संस्कार दिया है कि हमको किस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको फायदा मिले इस सरकार का, उसके लिए हम तत्पर है। और निश्चित रूप से हम सुरेंद्र जी के भी जो उनका स्वप्न है उस पर भी खरे उतरे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन राजीव जी आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बतौर विपक्ष सबसे बड़ी चिंता की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर जनता ने दी है कि आप विपक्ष में बैठिए, चिंता करिए कि सरकार कैसे चल रही है। सुरेंद्र जी सीधा सा सवाल है, राजीव जी ने कह दिया कि आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है साहब, मंत्रिमंडल है ना, हो जाएगा विस्तारित, ले आएंगे 2 नाम, 54 की संख्या विधायकों की। अवधेश जी, नवाचार होना चाहिए, नए प्रयोग जो है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, लेकिन जो रिजल्ट है पिछले 6 महीने में जो छत्तीसगढ़ चल रहा है, अपराधगढ़ बन गया है, रेत और भूमि के जमीन के माफिया यहाँ सक्रिय हो गए हैं, चिन के खसरा लाख किया जा रहा है, जो रेत खदानों में जो आप स्थिति देखेंगे 5 गुना 6 गुना ओवर रेट हो रहा है। तो ये चीजें जो है नवाचार की आप बात करेंगे, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग खासतौर पर आप 2 विभाग ऐसे देखेंगे जहां पर जो है छत्तीसगढ़ का कल्चर रहा नहीं, जो अपराध गढ़ बना है, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर संगठित अपराध हो रहे हैं, यहाँ पर शूटर जो बाहर के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग चरमरा गया है। ये इनके नवाचार के नए प्रयोग की असफलता को प्रमाणित करता है। हाल ही में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि मनेंद्रगढ़ जो है स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। जिस तरह से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, अब बाल विकास मंत्री हैं, वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है। और वरिष्ठ नेता है, देखिए तीनों जो महिला प्रमुख नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे वो लता उसेंडी हो, चाहे वो गोमती साय हो, वो आरक्षित वर्ग से आती हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं और वो योग्यता के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से जो महिला बाल विकास विभाग में जो असफलताएं हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चाएं हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नवाचार को लेकर ढोल पीट रही है उसकी कलई खुल चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं क्षमता, योग्यता और अनुभव के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था वो छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो पाया। ये तो हम मानेंगे कि जो आज बलौजा बाजार की घटना है, चाहे लगातार अपराध को लेकर जो वारदातें सामने आ रही है, हत्या, लूट, डकैती, जुआ सट्टा, नशे का कारोबार जो फैल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में जो नवाचार की थी वो पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी जरा इस पे एक बार टिप्पणी कर दीजिए कि सुरेंद्र जी गंभीरता से कह रहे हैं, उदाहरण देके कह रहे हैं कि नवाचार के चक्कर में साहब आपने व्यवस्था बिगाड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों को, मतलब उनके गुर्गे को राजधानी से गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें हथियार सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी एमपी से की जाती है। साहब कनेक्शन तो जुड़ रहा है ना। रायपुर की नाम की चर्चा तो होने लग गई है कि भाई यहां पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को गिरफ्तारी कर दी गई। बलौदाबाजार घटना का जिक्र कर रहे हैं कि नवाचार के चक्कर में मूल व्यवस्थाओं से समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए सतर्कता बरतनी चाहिए। मूल तौर पे बतौर विपक्षी धर्म निभाते हुए सुरेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं। बाबूलाल जी, जब प्रयोग होगा, नवाचार होगा तो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि सफल ही हो, कुछ असफलता भी सामने आती है। देखिए अभी सुरेंद्र वर्मा जी एक बड़ी बात कह रहे थे कि माफिया चल रहा है, रेत का माफिया चल रहा है, इसका माफिया चल रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि माफिया वही है जो आपकी सरकार थी तब था। आज सरकार बदली है, आज सब सेट हो गया है। अखबारों मीडिया में आलोचना चलती रहेगी, अपना काम चलता रहेगा और मीडिया में छपवा लेंगे, एक दो छापे मार करके छपवा लिया जाएगा कि मीडिया मैंने कोशिश की जा रही है और काम चलता रहेगा। ये तो मैं आज अपने पूरे जीवन काल से देखता चला रहा हूँ। सरकारें कितनी बदल गई, लेकिन माफिया नहीं बदले। माफिया का काम कभी कम हुआ हो, घट गया हो या बंद हो गया हो, मैंने नहीं देखा। किसी ने देखा होगा तो वो मुझे ठीक करेगा, मैंने नहीं देखा। देखिए मंत्रिमंडल का जहां तक प्रश्न अपन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जितने पुराने नाम है जो मंत्री बन चुके हैं उन्हें मौका न दे करके धर्मलाल कौशिक एक नाम है जिनको मंत्रिमंडल का मौका कभी नहीं मिला। वो अच्छे एक वरिष्ठ व्यक्ति है, जानकार है, अनुभवी है, उनको मौका दिया जा सकता है अगर आपको नव प्रयोग न करना हो, नवाचार न करना हो। और अगर इनको भी आप बनाते हैं तो एक नवाचार ये होगा कि पहली बार उनको मंत्री बनाएगा, उनका भी टेस्ट हो जाएगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और एक ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी जो है, क्योंकि ओबीसी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, वो भी प्रतिनिधित्व भी उनको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक उम्मीद बनती है कि एक सीट जो है धर्मलाल कौशिक को मिल सकती जी। बिल्कुल सही आपने कहा बाबूलाल जी। मैं जरा राजीव जी से इसी बात पे जवाब ले लेता। राजीव जी, बाबूलाल जी ने बड़े गंभीरता से इस बात को कहा कि मैं अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में माफिया को बदलते नहीं देखा, माफियाओं के काम रुकते मैंने नहीं देखा। माफिया वही है जो सुरेंद्र जी की सरकार में काम करते थे, माफिया वही है जो आप लोग की सरकार में काम करने लगे हैं। लेकिन राजीव जी, सवाल तो ये है ना, उन्हीं माफियाओं का सवाल उठा के आप लोगों ने वोट अपील की, जनता ने भरोसा जताया, और अगर वही माफिया सक्रिय हो गए हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? राजीव जी, इस बात का भी जवाब दीजिएगा और जरा ये भी बता दीजिएगा कि क्या समीकरण आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इस वक्त मंत्रिमंडल में 2 नाम को शामिल करने को लेके। राजीव जी, देखिए बाबूलाल जी ने ठीक कहा कि जो अर्थशास्त्र में कहते हैं कि बुरी अर्थव्यवस्था रहती है तो बुरे पैसे चलते हैं और खोटे सिक्के चलते हैं, अच्छे सिक्के बाहर होते हैं। लेकिन आज समय बदल रहा है, आज यूपीआई का समय है, आप सीधे पैसे डाल सकते हैं, सिक्कों का कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए जो व्यवस्थाएं आ रही है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कुछ कमियां हैं, और ये तो पूरे विश्व व्यवस्था में मैक्सिमो जैसी तीसरी दुनिया की देश है जो नॉर्थ अमेरिका है, वह तो माफिया का कब्जा है, सरकारें वो तय करते। लेकिन अब जिस प्रकार से अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री बने हैं और गृह मंत्री जी बने हैं, वो तारतम्य रहेगा कि माफियाओं की नकेल, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब का सिंडिकेट का माफिया हो, कोई भी माफिया हो, अब छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां तक 2 सदस्यों की बात है, 2 दिन रुक जाइए, जो चीजें सूत्र कह रही है सूत्र नहीं रहेगा, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। शायद 20 जून तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और राज्यपाल के यहाँ आप भी आमंत्रित रहेंगे, बाबूलाल भैया भी आमंत्रित रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह होगा, देखते हैं। और लेकिन निश्चित रूप से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस और जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं जो कांग्रेस ने रोक दिया था, अब देखिए कोल का ऑफलाइन व्यवस्था हो गई थी, ठेके सारे ऑफलाइन हो गए थे, अब वो माफिया राज नहीं रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो समय आ गया है कि जब शुचिता रहेगी, जब पारदर्शिता रहेगी, और पारदर्शिता की वजह से हम पिछले 10 साल से इस भारत देश में सेवा कर रहे हैं, पारदर्शिता की वजह से हम पिछले 3 साल तक हमने इस प्रदेश में लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वही पारदर्शिता फिर से अपनाई जाएगी। और जो कमी बेसी रह गई थी, मैं मानता हूं कि आज स्थिति धीरे धीरे जो शिकंजा है उनका अपराध से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। समय लगता है, हर घाव को ठीक होने में समय लगता है, तो
केवल 5.5 महीने का समय मिला है, जिसमें ये आचार संहिता भी थी, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा एक पारदर्शी सरकार, एक अच्छी सरकार, एक स्वच्छ आबोहवा की एक जनता को दिखेगा। अभी शुरू हो गया है, बिल्कुल बस थोड़ी बिल्कुल सही। समय और है। राजीव जी मैं लौटूंगा, आपने बड़ी जानकारी दे दी है कि 20 जून से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। संभवतः जब इस बात को जब आप फुल फ्लैश में एक बार टेक्स्ट में चला दीजिएगा कि 20 जून से पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजीव चक्रवर्ती जी ये जानकारी दे रहे, बड़ी जानकारी दी है उन्होंने बीएसटीवी पे कि 20 जून से पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। 20 जून की तारीख राजीव जी ने दी है कि उससे पहले इसका विस्तार हो जाएगा। राजीव जी आपने एक बात कही, सुरेंद्र जी भी सुन रहे थे इस बात को, बाबूलाल जी भी सुन रहे थे, आपने कहा कि अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तारतम्य बना रहेगा कि जो गुर्गे है या फिर जो जिस तरह से बातें निकल के आई कानून व्यवस्था की, जिस तरह से बातें निकल के आई कि विश्नोई गैंग के लोगों की गिरफ्तारी की, साहब ये तो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय पे केंद्रीय गृह मंत्री का हस्तक्षेप क्या होगा? सुरेंद्र जी मैं आपके जरिए समझना चाहता हूं। अवधेश जी निश्चित तौर पर आपने सही बात कही कि अगर राज्य सूची के खासकर तो आपराधिक प्रकरण के संदर्भ में राज्य सरकार जब तक अलग से नोटिफाई नहीं करे, राज्य कैबिनेट में फैसला लेके, तब तक केंद्र की कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती। विशुद्ध रूप से गृह जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसीलिए मूल बात देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसी तरह से भ्रम फैला के जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। मूल बात देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग थे, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री सहित तमाम जो है प्रमुख पदों पर ओबीसी को महत्व मिला था। दूसरा वर्ग जो है एसटी का है, अनुसूचित जनजाति का है। वर्तमान में जो पद खाली है, निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग से धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई संदेह नहीं है, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा जो है महतारी वंदन का जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं ही यह दावा करते हैं कि उस योजना के कारण महिलाओं का जो है ज्यादा जन समर्थन मिला। तो 3 योग्य महिला नेत्रियां हैं, आदिवासी वर्ग से आती हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। रेणुका सिंह, लता उसेंडी, गोमती साय जी हैं, तो दूसरा मैं समझता हूं कि केंद्रीय मंत्री भी रही है, लता उसेंडी पहले मंत्री रही है, तो अधिकार है। और जहां तक अपराध की बात है, आज पूरे देश में जितने दागी, जितने अपराधी, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो भाजपा में जाके सदाचारी हो गए। जो 400 में रेत की गाड़ी भरती थी, आज 4000 छोड़ दीजिए। अब इन विषयों का कोई मतलब नहीं है। 4 जून को जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। मैं लौटूंगा आप लोगों पर, मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी ये बात बिल्कुल सही राजीव जी ने कहा कि इस सरकार को काम करने के लिए अभी उतना समय मिल नहीं पाया। दिसंबर के आखिरी में सरकार का गठन होना, उसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाना, आचार संहिता में सरकार ने अपना प्रदर्शन नहीं किया। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ी सा इंतजार कर लीजिए, बेहतर होंगी चीजें और सुधार की गुंजाइश तो विकसित देशों में, विकसित राज्यों में भी बनी रहती है। तो इस विश्वास के साथ राजीव जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतना स्मूथ होगा इस सरकार का चलना और 2 मंत्रियों को शामिल करना? बाबूलाल जी देखिए, मांग बिल्कुल सही है। वास्तव में आचार संहिता के कारण इस सरकार को काम करने का मौका कम मिला, लेकिन जितना भी मिला है उसमें इसने काफी कुछ करने का प्रयास किया है। मोदी की गारंटी की बहुत सी बड़ी चीज जो है, जिनको महत्वपूर्ण माना गया था, उनको पूरा करने का प्रयास किया है। कमोबेश कोई गलती रह गई हो, छूटी रह गई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न भी मैं नहीं कहता कैसा हुआ है। लेकिन सरकार ने अपनी जो है पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है, पूरा प्रचार प्रसार भी किया है और एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो है मंत्रिमंडल के गठन का जो है एक विषय बड़ा विचित्र इसलिए है क्योंकि 2 मंत्री बनाना है और पुराने जो मंत्रिमंडल में रहे हुए लोग हैं वो प्रभाव डाल सकते हैं वर्तमान सरकार के चलने और नहीं चलने के, मैंने इंटरनल जो है कुछ परेशानी पैदा करने के लिए वो प्रभाव डाल सकते हैं, प्रभावशील है, ताकतवर है, वो कहीं नुकसान न पहुंचा दे, ये भी एक डर है मन में। और दूसरी चीज जो है, इस तरह से हम संतुलन करके चले ताकि हमारे लिए कोई प्रभाव ना पड़े। अब अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता उसेंडी, पूनलाल महले, ये पुराने चेहरे, किनको छोड़ो किनको पकड़ो वाली स्थिति है। तो जिनको छोड़ोगे वो उनके मन में थोड़ी सी मायूसी आएगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इन नामों को शामिल नहीं किया गया इनके मन में मायूसी आएगी। राजीव जी 10 सेकंड, क्या जितना आसान आप समझ रहे हैं और समझा रहे दर्शकों को, इतना आसान है बीजेपी के लिए 2 मंत्री तय कर देना? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे समाप्त करना होगा। कोई आसान और कठिन नहीं है,
कठिन तो था चुनाव की वैतरणी पार करना। और हमने अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे ठीक है राजीव जी, ओबीसी वर्ग नहीं, राजीव जी फलाना छोड़ वर्ग दीजिए, समय नहीं, समय नहीं, वो राजीव सारे जी वर्ग एक है, मन के ठीक, एक समान मन के एक समान। बाबा गुरु घासीदास का अच्छा संदेश आपने दिया। समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रिमंडल में 2 विधायकों को शामिल किया जाना है। कौन विधायक होंगे, कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, राजीव जी के अनुसार 20 जून की तारीख तय हुई है कि 20 जून से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तब जाके पता चलेगा कि किस समीकरण के तहत विष्णुदेव साय सरकार ने 2 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।